नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी और मेरे साथ है टाइम्स एमपी के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। आपका लगातार समर्थन मिलता रहा और विशेषकर जो कल हमने बतलाया था दिलीप जी, अपना एक एग्जिट पोल का भी एनालिसिस और उसके बाद किस तरह का हमारा एग्जिट पोल वर्क कर रहा है, इन सब बातों को लेकर। तो आपने आज दिन भर जैसे जैसे नतीजे आते गए, हमारे मित्रों के फ़ोन भी हमारे पास आए, वो बधाई भी दे रहे थे और आपको भी कह रहे थे कि आखिर ये 5-0 क्या है। और कई सवाल कल जब हम लोगों ने ये एपिसोड जब जारी किया और उसके बाद लोगों ने देखा तो निश्चित तौर पर देवास में हम बैठे हैं और देवास जिला एक ऐसा जिला जहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं, तो कमेंट्स के बजाय वो फ़ोन पे बात करना ज़्यादा आसान समझ रहे थे और कह रहे थे कि 5-0 में सोनकच्छ कहाँ है और आपका खातेगांव को भी आपने बहुत लाइटली ले लिया। तो हमने दिलीप जी उनसे यही कहा कि चलिए कल का इंतज़ार करते हैं और कर भी कर सकते हैं। और बिल्कुल एक तरह से हमने भी थोड़ी डिप्लोमेसी अपनाई थी। हमने भी लोगों से कहा था कि हार गए, बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सही बात, तो हम समीक्षा करेंगे और जीत गए तो आप हमें बधाई दे देना, क्योंकि हर शब्द के पीछे, हर वाक्य के पीछे जो यहाँ से बोले गए, करीब 1 घंटा, काफी लंबा हो गया था लेकिन लोगों ने देखा, उसके पीछे एक सोच थी, जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं घबराहट भी थी कि जो हम कह रहे हैं वो सही होगा या नहीं। और घबराना चाहिए भी। जब आप कोई एनालिसिस करते हैं, किसी निष्कर्ष पे जनता के सामने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी होना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो दिलीप जी, सबसे पहले आपको बधाई। जब हम बात कर रहे थे तो आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि 5-0 यानी 5-0 और मैं 4-1 पे कहीं जा रहा था, मैं गलत भी नहीं। अरविंद जी, बधाई आपको भी कि आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का जो एनालिसिस आपने दिया था, आपने कल ही कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल, चूंकि छोटा प्रदेश है, छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, तो यहाँ का एग्जिट पोल समझ से परे है और वही हुआ। तो मैं कहूंगा कि आपने जो स्टेट के हिसाब से जो हमने देवास से देश तक की बात की थी, तो वो पूरी तरह सटीक हुई और आपने बहुत एक बेहतर एनालिसिस दिया। अरविंद जी, कल शाम से आज सुबह तक कई लोगों ने ये कहा कि आपने बहुत लंबा कर दिया था एपिसोड, 1 घंटे का कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने 1 घंटे का एपिसोड देखा उन लोगों ने आज फोन लगा लगा के तारीफें की। आप तो मतगणना के थे, वहां लोगों ने कहा, लोगों ने फोन लगा लगा कर तारीफें की कि आपने जो जो बोला, देवास से लेकर देश तक, चाहे बात देवास जिले की 5 विधानसभा की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की हो, और हमने उसके कारण भी बताए। एक्चुअली वही बात हुई थी। अरविंद जी, मैं तो दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप कल के हमारे उस एपिसोड को एक बार जरूर देखिए। हमने जो बताया था कि किस तरह से क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, देवास जिला क्यों 5-0 होने जा रहा है, वो सारे समीकरण बिल्कुल सटीक बैठे। हम आपसे अनुरोध करते हैं, दर्शकों, आप देखते तो हैं, आप फोन पर बात भी करते हैं, पर अगर आप लाइक का बटन दबा दें तो फिर क्या जाता है। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है और उसके बदले में यदि लाइक भी ना मिले तो बड़ी नाइंसाफी है हमारे साथ। तो टाइम्स एमपी को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। देखिए, इसके पहले भी 2018 में हम जाते हैं। बिल्कुल नहीं अरविंद जी, पहले आज के रिजल्ट बता देते हैं। हाँ, लेकिन 2018 इसलिए जी, इस संदर्भ में कि वहां पर 3-2 कहा था। बिल्कुल 2018 में भी हमने कहा था 3 नहीं, हाँ कहा था सोनकच्छ में कांग्रेस, सोनकच्छ और हाटपिलिया को हमने खुल के बताया था और दोनों सीटों के नाम लेके बताया था। तो कुल मिला के एक जिम्मेदारी का भाव होता है और निश्चित तौर पर हम भविष्यवक्ता नहीं है, सिर्फ एक अनुभव लेके और एक बिल्कुल कोई हमको कह देता बीजेपी के प्रवक्ता, कोई कह देता है कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस की तरफ ध्यान में रख के बोलते हो, कांग्रेस वाले यदि बोलते बीजेपी, हम किसी की भी तरफ ध्यान रख के नहीं बोलते, हम अपनी बात को अपने तय तोलते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप जो अपनी बात रखिएगा, मैं इसको बात खत्म कर रहा हूँ। जैसे कि देवास में ये बार बार हमसे कहा गया कि आप कितने वोटों से देवास में बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल, तो हमारा यही था कि गायत्री राजे पवार पिछली लीड के करीब रहेंगे। लोग कह रहे थे लीड कम होगी, तो मेरा कहना था कि अगल बगल रहेंगी, लेकिन अति उत्साह में आके आना भी चाहिए कार्यकर्ताओं को।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप देख लेना 45-46 हजार तक बिल्कुल ये लीड जाएगी। और मैं हंस के बोल देता था कि भैया ये आसान बात नहीं है, क्योंकि 45-46 हजार की जीत के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स सामने आते हैं, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए लिहाजा इतनी लंबी जीत तो नहीं होगी। हम साफ साफ ये बात कहते थे, बहुत सारे पैकेट्स हैं, उस पर बात की जा सकती है क्यों इतनी लंबी जीत नहीं हो सकती थी। और अभी भी ये जीत हुई है तो किस मायने में हुई है उस पर भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कमी रह गई या कहाँ कहाँ आपने गेन किया है, ये तमाम बातें सामने आएगी। लिहाजा पिछली बार की लीड के करीब करीब, मैं समझता हूँ थोड़ी कम बिल्कुल से है, तो ये दिख रहा था। और दूसरा, अब आप अपनी बात पूरी तरह से कीजिए। 5-0 का तो जो आप बताएंगे दर्शकों को बताएंगे ही, बिल्कुल। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि जब आपने 5-0 बोल दिया और लोगों ने कहा, तो उसके बाद आप क्या सोच रहे थे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? नहीं अरविंद जी, देखिए मैंने आपको ये बात जरूर कही थी कि 5-0 के बाद मैंने ये एक बात कही थी कि हाटपिपलिया और सोनगंज यहाँ घमासान की स्थिति रहेगी। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि हाटपिपलिया में वाकई ऐसी स्थिति, उतार चढ़ाव देखने को मिले। हाटपिपलिया की हार्ट सीट, बिल्कुल, हमने एक थंबनेल दिया था, थंबनेल दिया, बिल्कुल। हाटपिपलिया की हॉट सीट, वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सब कुछ बहुत उतार चढ़ाव भरा था, और वो चीज बिल्कुल देखने को मिली, दिखाई दी। तो अरविंद जी, सबसे पहले दर्शकों को हम देवास जिले के नतीजे बता देते हैं। बात देवास विधानसभा की करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की गायत्री राजे पवार ने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को तकरीबन 27,000 मतों से शिकस्त दी है। 26,772 मत, ये एक एग्जैक्ट आंकड़ा है। लेकिन इसमें डाक मतपत्रों की गणना बाकी है, तो हो सकता है कि 200-400 मत इधर उधर, 27,000 मान लेते हैं। बिल्कुल, तो 26,000-27,000 का ये एक आंकड़ा जो फाइनल राउंड के जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसमें 26 से 27,000 के बीच का ये आंकड़ा जाना है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीत, मैं तो कहूंगा बड़ी जीत नहीं अरविंद जी, सबसे बड़ी हार, ये भी सज्जन सिंह वर्मा, जिनके बारे में हमने कल बात की थी कि कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और अरविंद जी ने कमेंट्स भी किया था कि वो कांग्रेस की अगर कमलनाथ की सरकार होती है तो वो प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन मैंने इस बात को का जिक्र किया था कि इस बार वो 4 मंडल की बात की थी। हाँ, मंडल मतलब भारतीय जनता पार्टी में मंडल, लेकिन ब्लॉक्स हैं, वो 4 ब्लॉक्स हैं, तो वो मंडल कर ही दिया ना उनको मंडल, बिल्कुल बीजेपी में हो गया। तो मैंने जैसा कल बता दिया था कि टोक खुर्द सबसे बड़ा गड्ढा रहेगा, 6 से 7 हजार, और उसके बाद सोनकच्छ भी उनको एक बड़ा गड्ढा रहेगा, भौरासा भी एक गड्ढा रहेगा। वो सिर्फ पीपलरामा क्षेत्र से लीड ले सकते हैं, आपने कहा। लेकिन अरविंद जी, पीपलरामा क्षेत्र से उन्होंने लीड ली, हमारी बात पूरी सही हुई, लेकिन पीपलरामा क्षेत्र से उतनी लीड नहीं ले पाए जितना माना जा रहा था। टोंकुर से जितना गड्ढा हुआ, और टोक खुर्द से जितना गड्ढा हुआ, उससे बड़ा गड्ढा कहीं ना कहीं सोनकच्छ और भौरासा क्षेत्र में देखने को मिला। अरविंद जी, ये लीड, अगर हम सोनकच्छ विधानसभा की बात करें तो सज्जन वर्मा करीब 25,000 मतों से चुनाव हारे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा झटका है। सज्जन वर्मा जैसे बड़े कद्दावर कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका है, जो इतने कॉन्फिडेंट में, मैंने कल एक बात कही थी कि सज्जन वर्मा के, आपने पूछा था हार का कारण, मैंने कहा था उनके बोल, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और आज जब वो परिणाम इस तरह के आते रहे तो जो लोगों में चर्चाएं रही वो यही रही कि उन्होंने किसी को मंद बुद्धि, तो किसी को अपशब्दों का प्रयोग, आपने ये सब बातें कही थी बोल, और मैंने कहा था कि एक बड़े भाई की तरह अगर वो डांट देते हैं तो वो पुचकार भी लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर कुछ इसलिए था कि 40 साल से आप सोनकच्छ, सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि मैं इधर हूँ या उधर, बिल्कुल वाली बात नहीं होता। इसलिए है कि 40 साल से आप लगातार एक नेता को देख रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े ओहदे को संभाल चुका है। पिछले 15 महीने की जो सरकार थी उसमें आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, और उसमें नगरीय प्रशासन, आप लगातार अखबारों में छाए रहते हैं। जब भी किसी के यहाँ कोई गमी होती है या किसी के यहाँ कोई
कोई भी सिलसिला होता हाँ, है, फंक्शन होता है, शादी तो होती है, आप तो देखते बिल्कुल हैं कि पहुंचते वो हैं। फोटो बकायदा पेपर्स में आते हैं और बकायदा बताया जाता है कि सज्जन वर्मा कहाँ गए हैं। तो ऐसा एक मैन टू मैन कनेक्ट वाला बिल्कुल। व्यक्ति। अरे और सोनकच्छ विधानसभा लोग, ये बात भी सत्य है कि सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के मैक्सिमम लोगों को नाम से जानते हैं, व्यक्ति को देखकर नाम से आवाज लगाते हैं। तो हाँ। लोगों में ये था कि यार सज्जन वर्मा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अंदर एक आग थी, बात वो है, वो गंभीर है, जो जो अंडर अंडरलेशन हमसे ज्यादा उनको करना होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आत्म मंथन की बहुत 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 जरूरत जरूरी इसलिए भी है कि आप देख लीजिए विधानसभा क्षेत्र जहाँ 40 साल से आप हैं, बिल्कुल। और वो गारंटी होती है आपके नाम से पहचानी अरविंद जी, जाती है। मैंने एक बात आपको बिल्कुल ध्यान होगी, और दर्शकों आप हमारा कल का एपिसोड देखिए, उसमें मैंने कही थी कि सोनकच्छ में जब भी कोई नया प्रत्याशी, नया चेहरा आता है तो उसको सफलता मिलती है। ये सोनकच्छ का इतिहास रहा लेकिन है। वो बीजेपी से, अर्जुन वर्मा भी नए थे, और यूं देखा जाए तो पन्नालाल जी भी नए थे बीजेपी से, लेकिन हार गए। नहीं, अर्जुन वर्मा नए थे, लेकिन अर्जुन वर्मा के साथ क्या था कि वही सज्जन वर्मा से जुड़े होने की वजह से वो कहीं ना कहीं लोगों में ये था कि सज्जन वर्मा का, लेकिन एक अपवाद स्वरूप आप देखें तो वो हारे थे पन्नालाल। लेकिन नए चेहरे को हमेशा एज मिली है, वहां पर नए चेहरे को लोग पसंद करते हैं। और चूंकि राजेंद्र वर्मा जो भाजपा से पूर्व विधायक थे, उनकी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके बारे में लोगों, मतलब पार्टी के पदाधिकारियों को, बड़े लीडरों को वहां की जनता ने विश्वास दिलाया था कि आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिए, हम जिताएंगे। और वहां आरएसएस को विश्वास दिया, आरएसएस ने काफी मेहनत की। बिल्कुल, और वो चीजें देखने को मिली। और सोनकर का मैंने कहा था मृदुभाषी चेहरा है, और काफी मृदुभाषी है सोनकर, और नए चेहरे हैं, इंदौर से आते हैं, तो इंदौरी नेता तो सोनकर में छाए रहे हैं, तो एक सोनकर जी भी आ गए वहां पे। और सोनकर की बात इसलिए हो रही है कि बड़ी कहना चाहिए रेपुटेटेड सीट, और वहां पर पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें होंगी। बिल्कुल। ऐसी एक और निगाह अगर सज्जन वर्मा और उनकी टीम तो एनालिसिस करेगी, आखिर कहाँ 40 साल के बाद कैसे एक अल्टरनेट चेहरे की तलाश जो थी, वो कहीं ना कहीं जनता ने उसको मान लिया कि सोनकर वो हैं। और अब इसके बाद कल हमने कहा भी था कि वो क्या ऐसा मान लें कि एक अल्टरनेट चाहिए सोनकर के सामने, आपके सज्जन वर्मा के सामने। अच्छा, अब ऐसे ही एक सीट और है देवास की, एक ऐसी सीट जिसके ऊपर पूरे मध्य प्रदेश की नहीं देश की भी नजर होगी, दिल्ली की भी नजर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कैलाश जोशी के पुत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, और कैलाश जोशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक दिग्गज नेताओं में से एक, और निश्चित तौर पर दिल्ली के कई नेताओं की नजर वहां पर भी होगी। तो वहां से बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। अब आप थोड़ा सा बतलाएं, कल आपने बतला दिया था कि कन्नौज खातेगांव जो है वो पक्ष में जा रहा है आशीष शर्मा के, और ये सारी बातें कल के एपिसोड में हुई हैं। और वहां पर आपने जो मुद्दे गिनाए थे, उसमें एक बात और जोड़ देता हूं बस, कि अगर दीपक जोशी वहां नहीं होते और अगर ओम पटेल को ही वापस टिकट दे दिया जाता, पिछली बार 7,000, इस बार 13,000, अब बताइए अरविंद जी, 13,200 मतों से वहां लगभग यही एक आंकड़ा जाना है, क्योंकि एक पेटी में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा जो है फाइनल औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन 13,000 मतों का अंतर है खातेगांव विधानसभा सीट में। और जैसा कि आपने बोला ओम पटेल, मैं तो अरविंद जी ये कहूंगा कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में मैं वहां गया था जी, और वहां मैंने जो चीज देखी जी, मैं जब पहुंचा था उस दिन कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी को आना था। तो उस रैली का जो दृश्य और नजारा मैंने देखा था अरविंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट था जी, तो वो मनीष चौधरी था। अच्छा जी, युवा नेता, यूथ लीडर। और हालांकि मनीष चौधरी देवास में रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से खातेगांव में मतलब जाकर बस गए थे, वहां रहने लगे थे, और वहां पर जमीनी तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने, इतनी ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, आंदोलन के मामले में फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी पहचान है। तो उन्होंने वहां पर किसानों की बात और इन चीजों को लेकर तमाम आंदोलन किए, भूख हड़ताल की। तो वो जन आक्रोश रैली में मैंने देखा कि मनीष चौधरी के साथ न सिर्फ जाट समाज बल्कि अन्य समाजों की भी अच्छी भीड़ थी।
लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने टिकट देने में निश्चित तौर पर चूक की। दीपक जोशी सिर्फ बड़ा नाम देखकर उन्हें खातेगांव में उतारा गया। एक और बात हो गई थी कि जब दीपक जोशी जैसे ही कांग्रेस में आए, वैसे आशीष शर्मा सतर्क भी बहुत बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम था कि कांग्रेस में आए यानी ये सीधे आएंगे खातेगांव, और आए इसी मैंने कल बताया घर घर पहुंच सेवा जो उनकी थी वो शुरू हो गई। और रहा वहां के समीकरण का, तो वो समीकरण देखने के लिए आप हमारा कल का एपिसोड जरूर देख लीजिए। हम ये चीजें कल ही बता चुके हैं कि आशीष शर्मा क्यों जीत रहे हैं और दीपक जोशी क्यों हारे। एक्चुअली एग्जिट पोल में दर्शकों हमारा सोच यही था कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो ठीक है, एग्जिट पोल बहुत साइंटिफिक हो चुके हैं, ये भी कल हमने आपसे कहा था, बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। एग्जिट पोल की बात करें तो देखिए स्टेटिस्टिक्स जो होती है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ और मैथमेटिक्स का जब मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं उसमें एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है, संभावनाएं, और मीन मोड मीडियम, ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके आधार पर सैंपल अटैक करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बस मैंने कल आपसे कहा था कि सैंपल यदि बहुत फोकस्ड होकर सभी एरियाज में बराबर डिस्ट्रीब्यूट, जनसंख्या के आधार पर, अलग अलग जातियों के आधार पर, अलग अलग वर्गों के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर इन सब का एक संकलन किया जाता है, इनकी संख्या पता कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं, कितने प्रतिशत जैन हैं, कितने प्रतिशत बौद्ध हैं, कितने प्रतिशत एससी हैं, कितने प्रतिशत एसटी हैं, अलग अलग जाति जाट है या जो भी है वो कितने प्रतिशत है, उसका प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए उनके बीच में पहुंचा जाता है। बिल्कुल, मतलब एग्जिट पोल है तो मुश्किल विविधता के चलते, लेकिन आसान कब होते हैं जब आप उसका पूरा ढांचा आपके सामने जनसंख्या के स्तर पर, वर्गों के स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर जब आपके सामने पूरा मैप होता है, तब आप देखते हैं कि 9% मुस्लिम है तो मेरे को इस मुस्लिम कम्युनिटी में यहाँ पे जाके एग्जिट पोल का यहाँ पर जाना है, जाट यहाँ पर है तो मेरे को इधर मूव करना है, और फिर वो सैंपल जो इकट्ठा होता है, फिर उसका जो एनालिसिस होता है, तो नतीजा देखिए जिन्होंने इस तरह से किया है वो एग्जिट पोल सही साबित, कल आपने कहा भी ना 80% सही साबित, बिल्कुल, तो 80% हुए नहीं, लेकिन हमारा जो है 100% हुआ। हाँ, छत्तीसगढ़ में हमने ये बात कही थी, लेकिन हमने जो कल जो बताया था वो 100% इसलिए हुआ है। आपने भी छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल, हाँ, एग्जिट पोल तो 80% नहीं हुआ, इसलिए कि हमने ये नहीं कहा था कि छत्तीसगढ़ जीत रही है, बिल्कुल हमने ये कहा था, नहीं, पर आपने एक संकेत दे दिया था। हाँ, ये हमने कहा था कि क्योंकि बहुत छोटी जगह है और बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, लिहाजा वह 1000, 1500, 500, 700 की जीत भी हो जाती है, तो ऐसे में कहना बड़ा कठिन होता है कि उस क्षेत्र में कौन जीतेगा, और ऐसे में आप 20-20 की मार्जिन दे दें तो हंसी आती है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए, एक बात हमने और कही मानी जाती है, वहां कहां पर एग्जिट पोल गड़बड़ा गया छत्तीसगढ़ का, मेरा जो आंकलन है वो बताता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में छत्तीसगढ़, इसलिए हमारे देवास के दर्शकों में और हमारे जिले और मध्य प्रदेश के दर्शकों में भी है कि पत्रकार क्या राय रखते हैं, ये बताएं छत्तीसगढ़ गड़बड़ क्यों हुआ एग्जिट पोल में। एक्चुअली ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिसने बस्तर जीत लिया, मेरी अभी नजर थी छत्तीसगढ़ के उस पर लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपन जाते रहे हैं और मैंने बस्तर पूरा देखा, दंतेवाड़ा भी, मैं तो रहा भी हूँ, जहाँ चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट में इंद्रावती नदी का किनारा, और उसके बाद कोंटा है, फिर इधर आप आ जाए सुकमा है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर आपका प्रॉपर बस्तर जहाँ से कांग्रेस जीती है अभी, वहां से फिर आगे बढ़ जाएंगे, नारायणपुर है, कोंडागांव है, कांकेर है, भानु प्रतापपुर है, अंतागढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का वो बस्तर वाला जो बस्तर, पुराना बस्तर जिला, जब मध्य प्रदेश और बस्तर ये छत्तीसगढ़ एक थे तो ये बस्तर जिला था, सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और वहां पर आप भानु प्रतापपुर, दिल्ली राजहरा से जब आगे बढ़ते हैं, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ जहाँ शुरू होते हैं तो कोंटा तक जाते हैं, इधर कोंडागांव, नारायणपुर है, नक्सली दंतेवाड़ा है, दंतेश्वरी देवी का। तो यहाँ पर आप देखिए तो जिन्होंने ये जगह जीत ली, और यहाँ पर एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत दूरी पर गांव और फलिए होते हैं, आदिवासियों के फलिए होते हैं, आदिवासी बोलते नहीं है, तमाम सारी बातें वहां पर है, तो वहां से निकल, और वो जिसने जीत लिया, तो मेरा ये कहना है कि जो वहां पर एग्जिट पोल हुए उन्होंने शहरों में तो अच्छा जो बतलाया वैसा ही नतीजा जा रहा है, शहरों में देखा जाए तो जो उन्होंने बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन बस्तर बेल्ट जो है वहां से भी बीजेपी ने अच्छी खासी लीड होगी ली है और आगे भी देखेंगे तो वहां से निकल के आएगी, और उन्होंने भी बड़ा प्रभाव डाला है। वरना नगरीय क्षेत्रों में तो देखा जाए तो कांग्रेस वहां पर जैसा था उसका प्रदर्शन की उम्मीद वैसा किया है, तो वो सब चीजें नतीजे थी। लेकिन जहां पर वो जो की फैक्टर हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र उधर के बस्तर के और उस साइड का जो माहौल बना, तो वो सब चीजें सामने आई है। इतना हम छत्तीसगढ़ बस यहीं से बैठ के देख रहे थे, और ये एग्जिट पोल के ऊपर एक हमारा थोड़ा विश्लेषण था। अब देवास जिले की हम अगली हॉट सीट की बात कर लेते हैं। हाँ, देवास जिला साथ साथ चलते रहे, मैं छत पे थोड़ा राजस्थान में ले चलूंगा जी। तो बागली विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने क्या कहा था और क्या हुआ ये भी साथ में, ताकि दर्शकों को बताते चले हमने कहा क्या था। हाँ, तो हमने
देवास, बागली और खातेगांव, तीनों सीटों के बारे में बहुत स्पष्ट कहा था कि तीनों सीटें जो हैं वन साइडेड जा रही हैं। और बागली में भी लगभग वही हुआ। बागली के लिए हमने कहा था कि वो परंपरागत रूप से बीजेपी की है। कांग्रेस एक बार मात्र 2-2,500 वोट से मुश्किल से श्याम ओलानी जीते थे और हमेशा वहां बीजेपी ही जीती है। तो बस थोड़ा सा जोर लगा के और सतर्क होके मेहनत करने भर की जरूरत थी वहां पे। बस एक बात जरूर आ रही थी वहां पे कि वहां का कार्यकर्ता जो है, क्योंकि आरएसएस से एक उम्मीदवार, लेकिन आरएसएस तो आरएसएस है और वो तो संगठन में जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से, लेकिन वो एक अनुशासन मैंने कहा था और ये इधर लेकिन वो तालमेल कहीं ना कहीं बैठा लिया, तभी इतनी बड़ी जीत है। क्योंकि बागली विधानसभा पहले राउंड से मतलब बहुत आगे चलती रही। एक मौका ऐसा आया कि 13-14 हजार तक भी गई, गुरुजी जीत गए बिल्कुल। लेकिन जो मुरली वोहरा हैं अंततः भाजपा के, वो यहाँ से 9,000 के करीब मतों से चुनाव जीत चुके हैं। और यहाँ से जैसा कि हमने बताया था कि वहाँ पर जो आदिवासी है, भारतीय जनता पार्टी में, जो हमने कल इस मामले में डिस्कस किया था कि आदिवासियों को संभालने के लिए जिस तरह से बिरसा मुंडा, टंड्या महावीर और इन चीजों को लेकर जिस तरह से भाजपा ने काम किए थे, उसका असर हमको खातेगांव में भी देखने को मिला। खातेगांव में जो हमने इसके पहले हमने एक बार डिस्कस में बात की थी कि की फैक्टर जो खातेगांव का रहेगा वो उस समय के जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो 19,000 मत थे वो की फैक्टर रहेंगे और वो की फैक्टर रहे और आदिवासी कहीं ना कहीं आशीष शर्मा के पक्ष में गया। इसी तरह अगर हम बात बागली की करें तो बागली में भी भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई, क्योंकि खातेगांव में जो 13,000 की उम्मीद नहीं थी, ईमानदारी से बोलूं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो इस बार नहीं लड़ी आदिवासियों का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तक ये एक अलग से भी तो कोई सेक्टर आया है ना, तभी तो ये 13,000 तक पहुंची जीत, वरना इतने बड़े नेता के सामने, इतने बड़े नाम के सामने जबकि एक बात माना नहीं जा रहा। जबकि अरविंद जी एक बात और बता दूं, खातेगांव देवास जिले की एकमात्र सीट ऐसी थी खातेगांव जहां प्रियंका गांधी की सभा हुई थी। वहां पर और 13,000, मतलब प्रियंका गांधी की सभा होने के बाद दीपक जोशी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, अब तो चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का भी जादू वहां नहीं चला, कहीं भी नहीं चला। वहां क्या है, उनका कहीं भी नहीं चला। मैंने आपसे कल भी कहा था ये बात कि अकेले कमलनाथ डटे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी, अब कल हमने एक बात कही थी, हर्डल्स ब्रेक करना, ब्रेकिंग द बैरियर्स। कल हमने यही कहा था कि हमारा पूरा एनालिसिस इस बात पर डिपेंड करता है कि बीजेपी ने क्या वो बैरियर्स ब्रेक किए। अगर वो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं बीजेपी ने, लाडली बहना का लाभ ले लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट हुआ वोट महिलाओं का और बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली, कम से 32 लाख वोट इस बार ज्यादा पड़े पिछले चुनावों के मुकाबले, तो वो सब ने अपना रोल क्या अदा किया। एक हमने ये भी कहा था कि बैरियर्स का मतलब ये होता है कि ये जो आदिवासी बेल्ट है, क्या यहाँ पर समझाने में कुछ हद तक भी अगर सफल हो जाए बीजेपी तो उसका प्लस है वो। और इस तरह से छोटे छोटे जो ब्रेकिंग द बैरियर्स जो हम बात कर रहे थे, अगर वो 4-5 बैरियर्स बीजेपी ने क्रॉस कर लिए हैं तो वो बैरियर्स को, वो हर्डल्स को तोड़ने में बीजेपी की तरफ से मोदी, शाह, विश्वकर्मा, असम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, अच्छा अनिल वैष्णव भी आ रहे हैं, 7 सांसद भी लगा दिए। मतलब आप देख लीजिए कि वो बैरियर्स तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करी, और यहाँ पर अकेले कमलनाथ। अरविंद जी अपन ने कल बात, मतलब प्रियंका जी और राहुल जी की सभा का बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये तो किसी को भी अंदाज, लेकिन जिस तरह से मालूम था कि नहीं इतना नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। एक जो बात हम कल कर रहे थे कि भाजपा यहाँ सरकार स्पष्ट बहुमत से बनाएगी, वही आज नतीजे देखने को मिल रहे हैं। 166 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आपका एग्जिट पोल में 162 मैक्सिमम, तो ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे जब आपकी और हमारी चर्चा हो रही थी कल के एपिसोड को आप जरूर देखिए एक बार। हमने बताया था कि अमित शाह की रणनीति और मोदी की गारंटी और लाडली बहना की दौड़, शिवराज के मन में ये बात थी कि बहनें मेरे से दूर नहीं जाएंगी, तो बहनों के मन में शिवराज और मध्य प्रदेश के मन में मोदी ये चला, ये फैक्टर चला। और ये जो है एक लहर का रूप लिया वो, ये अंडरकरंट था जिसने लहर का रूप लिया और जो है प्रचंड जीत
तो इंटेलिजेंस ने भी नहीं बतलाई। हम बोल रहे थे इंटेलिजेंस बतला तो रहा है, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, पर वो 130 135 पे जाके टिक रहा था, 130 पे, 130 122 से 130 बता रहा हाँ। है। इसमें एक चीज और बतला था आप, इसके बाद चलिएगा हार्ट पिपली, बिल्कुल ना वो बचा है, हार्ट पिपली बताएंगे आप। उसके पहले हमने कहा था कि आदिवासी जो बेल्ट है उसमें अगर आप बात करें 47-48 सीट, उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिरसा मुंडा ये सब अपनी जगह पर है, ये सब हो सकता है कि ये जाके और उधर काम करे, कहाँ मोदी जब सामने आएंगे लोकसभा 2024 में वहां काम करेगा। लेकिन यहाँ पर तो स्थानीय मुद्दों के साथ आदिवासी गया है, क्योंकि अगर आप झाबुआ, जोबट, कुक्षी, गंदवानी वो इलाका देखे, बड़वानी खुद भी है ना, तो यहाँ पे कांग्रेस आई है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे सीटें जीती है। वहाँ का एक बड़ा रीजन और भी है, अलीराजपुर अगर हाँ झाबुआ और अलीराजपुर तरफ की बात अगर हम करें तो वहाँ पर कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका सामाजिक तौर पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पैठ है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कांग्रेस को एज मिलती ही है। नहीं, उसमें अगर बीजेपी, मैंने कहा ना बीजेपी जितना भी आएगी प्लस है, बिल्कुल। और पिछली बार के मुकाबले में तो आई है तभी, तो नहीं तो ये तो बहुत बड़ा गड्ढा वहीं से हुआ था। लेकिन मालवा निमाड़ पूरी तरह से बीजेपी के साथ, तो पिछली बार बिल्कुल खिलाफ, और इस बार बिल्कुल ऐसा लग रहा था यार पिछली बार गड़बड़ हो गई। और वही 1.5% की जो हमने बात की थी सपाक्स, मैंने दर्शकों को हमने कहा था कि सपाक्स के 1.5% वोट जो पिछली बार सवर्ण जाति के नहीं मिले बीजेपी को, वो इस बार किधर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए वो इधर आ गए वापस। इसके साथ साथ यदि आप चंबल और मुरैना की बात करें तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो, अच्छा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक बात बड़ी अच्छी सामने आई, दर्शकों को मालूम होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज तक की एंकर हैं, क्या नाम है उनका, अंजना ओम कश्यप, उन्होंने ये बात कही कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कहा गया कि आप तो महाराज हैं, आपको तो महाराज कहा जाता है, आप तो निकलते नहीं है, इतने आसानी से मिलते नहीं है, अब आप तो बीजेपी में आके आपने कैसे काम किया है, और कैसे कह सकते हैं कि आप चंबल और ये क्षेत्र आप अच्छा गेन करवा पाएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं आपको महारानी बोलूं या मैं आपको साथी बोलूं तो आपको क्या अच्छा लगेगा। तो अंजना ओम कश्यप ने कहा, देखिए कैसा चेंज आया है, मतलब कैसा एक ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो अंजना ओम कश्यप ने कहा कि हाँ मुझे कलीग बोलेंगे तो ही अच्छा लगेगा, महारानी सुनना तो नहीं लगेगा, कोई इतना ऊंचा मेरे को बोल दे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला कि मैंने साथी बन के काम किया है, महाराज बनना ये सब अपनी जगह पर, लेकिन वो साथी बन के मैंने काम किया, साथी के तौर पर साथियों के साथ काम किया है। तो देखिए उसका नतीजा चंबल में मिला। नहीं तो इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी, बड़ी चुनौती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। ग्वालियर जो उनका अपना क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस पिछली बार अच्छा खासा प्रदर्शन कर गई थी, इस बार बीजेपी ने ग्वालियर का जो क्षेत्र, लेकिन ये चीज तो लग रही थी अरविंद जी, उधर आप जाएं मुरैना प्रॉपर, अंबा और आपका ये डबरा, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है, तो वहां तो कांग्रेस आई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि महाकौशल, बुंदेलखंड और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र जरूर कांग्रेस के साथ गया, कमलनाथ के साथ गया है। तो वही एक ऐसा क्षेत्र जो राहत दे रहा है, जो छिंदवाड़ा के आसपास का जो नारदेव वगैरह वाला इलाका है वो तो साथ दे रहा है। लेकिन यदि आप कहें तो कांग्रेस अलग अलग खांचे में थोड़े थोड़े वोट रही है। क्या सोचा था कि कांग्रेस मात्र 63 सीटों पर सिमट जाए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड में कांग्रेस अच्छा कर सकती है, नहीं कर पाई। हाँ, महाकौशल का जो क्षेत्र है वहां पर जो कमलनाथ के लिए आप बात करें, आंवला और इस साइड की बात करें, आप छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं इधर की अगर आप बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया है लगातार काफी। और इसके बाद यदि आप आते हैं विंध्य क्षेत्र में, सतना, और इधर आ जाते हैं बुंदेलखंड में, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया बीजेपी ने, और इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र में भी कर लिया। तो कहा नहीं किया, कांग्रेस पूरे प्रदेश में आपको जगह जगह थोड़े थोड़े छोटे छोटे खांचे में दिखेगी, खास आपका झाबुआ वाला क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र छोड़ दें तो, और बीजेपी जहां दिखेगी तो भगवा ही भगवा दिखेगा। तो ये क्यों संभव हुआ, ये तो अब इतना तो समय बहुत सीमित है। मैं कह रहा हूँ ना, ये मोदी की गारंटी, मोदी जी ने जब मध्य प्रदेश में मोदी का कल मैंने एक बात कही थी, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये गारंटी की भी गारंटी मतलब ये है कि मोदी यदि कोई गारंटी देते हैं तो वो गारंटी स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करके गारंटी को गारंटी देते हैं। इसका मतलब यदि मैंने कोई शब्द बोल दिया तो वो शब्द स्वयं ये कहता है कि क्योंकि ये इस शब्द को इस शख्स ने बोला है, तो वो शब्द स्वयं अपनी तरीके से सफल होने की कोशिश करता है, वो कुछ इस तरीके से है। तो आप ये देखें
आप जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ दिलीप जी, कि आपने जितनी भी बातें जिले को लेके कही है, हमने राजस्थान पर भी आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो अलग अलग बेल्ट हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें आप उत्तर से चलें, दक्षिण, पूर्व से चलें, पश्चिम, तो मालवा निमाड़ कहते हैं ना, जो जीत जाता है, जैसे बस्तर जीत जाता है छत्तीसगढ़ में, वो सत्ता में आता है, ऐसे ही मालवा निमाड़ जो जीत जाता है वो सत्ता में आता है। पिछले बार मालवा निमाड़ आप हार गए थे, सत्ता से बाहर हो गए थे, इस बार आप मालवा निमाड़ लैंडस्लाइड, यानी जीतू पटवारी जैसे कद्दावर नेता हार रहे हो, सज्जन वर्मा हारे, तो फिर तो ये मालवा के क्षेत्र में, और तो फिर तो ये बात मानी जाएगी कि फिर और दूसरे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रह जाता है। तो ये तो हो गया, हम एक हमने ऐसी एक दृष्टि डाली कि वो जो 4 या 5 की फैक्टर्स थे जिसको लेकर बीजेपी फोकस थी और सिर्फ उसी पर काम कर रही थी। कर्नाटक नहीं है मध्य प्रदेश, बिल्कुल कर्नाटक जैसा प्रयोग कांग्रेस ने कमोबेश मध्य प्रदेश में किया कि स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय टीम जो है वो वहां पर वहीं के मुद्दों को लेकर और मेहनत करे और वहां से फिर वो लेके चले। लेकिन यहाँ पर तो ये प्रयोगशाला है, कहा जाता है बीजेपी के लिए, आरएसएस की और हिंदुत्व की कहते हैं, और यहाँ पर तो तमाम प्रयोग होते ही रहते हैं जो बीजेपी करती है, तो अब उसकी काट इस तरह से तो नहीं की जा सकती ना। तो एक तरफ वो अकेलो चलो करते हुए कमलनाथ थे, रणनीति बनाते हुए दिग्विजय सिंह थे जैसा हमने कहा, और रणनीति पर्दे के पीछे से बना सकते थे वो, और उसमें भी उनको लगा कि शायद हमारी सरकार आ रही है तो फिर वो टिकट को लेके किस तरीके का इन्होंने किया है तो यही जाने, लेकिन नतीजा तो यही आया कि बहुत निराशाजनक तौर से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और वो हारी। अब आप हार्ट पे लिया कि बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरह से इतनी बड़ी जीत नहीं मिली मनोज चौधरी को, और आपने कहा भी था बहुत कांटे का मुकाबला है, हार्ट पिपलिया की हॉट सीट, बिल्कुल ये साबित हुई आपकी बात। हार्ट पिपलिया में चूंकि मैंने जैसा बताया था कि वहां सामाजिक समीकरण जो बैठे हैं उसके हिसाब से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर घमासान तो होगा। लेकिन एक बात और अरविंद जी, मैंने बताई थी आपको कि मनोज चौधरी ने वहाँ विकास काम बहुत किए थे, और पब्लिक काम देखती है कि उसके काम जब हुए हैं तो वो उम्मीद करती है कि आने वाले समय में वो व्यक्ति, वो उनका प्रतिनिधि और बेहतर काम कर सकता है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें सामने आई, और यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो हमारा दिखाया था एनालिसिस वो पूरी तरह सच साबित हुआ। हमने डिफेंड किया था लैंडस्लाइड विक्ट्री को, बिल्कुल हमने वो जो एक्सेस वाला, जो माई एक्सेस वाला है या इंडिया टीवी का, साफ बात है, 163 162 जो हमारी नजर उस पर थी, 163 162 ये कैसे संभव हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले 173 सीट तक भी कांग्रेस गई है। लेकिन कल मैंने आपसे एक बात कही थी दर्शकों कि अब वो 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था, ये हमने कल कहा था, जिम्मेदारी से कहा था कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 2018 में समाप्त हो गया और कांग्रेस हार गई थी, माफ कीजिएगा बीजेपी हार गई, और बीजेपी हारने के बाद वो एंटी इनकम्बेंसी, वो गुस्सा, वो जो जनता का था, वो 109 सीटों पे लाके उन्होंने बीजेपी को बाहर कर दिया था। अब 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को वापस सत्ता की मुख्य धारा में मध्य प्रदेश में लेकर आए, तो अब 3.5 साल बीजेपी के और 1.5 साल कांग्रेस के, ये भी जनता के मन में रहेगा और इसी के आधार पर काम होगा। तो 3.5 साल में लाडली बहना लिया है, बिल्कुल आखिरी में। तो हार्ट पिपलिया की जब हम बात कर रहे थे, तो हार्ट पिपलिया अरविंद जी, मनोज चौधरी काफी कसमकस के चुनाव हुए वहां परिणामों में, कभी राजवीर आगे, कभी मनोज चौधरी आगे, ये चीज चलती रही, और ये घमासान जो हम, जैसे कि हमने उम्मीद जाहिर की थी कि ऐसा होगा वैसा ही हुआ, और अंततः जो हमने कहा था कि एज भाजपा को है, तो वो 4200 मतों से कही, वो एज विकास के काम से मिली। बिल्कुल, ये देखिए एक अच्छी बात है, खाती वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में था, खाती वोट बैंक ने वोट भी किया होगा, बिल्कुल, लेकिन उसके सामने दूसरी जातियां उनके सामने आई, उन्होंने एक दूसरे को वोट को कहीं ना कहीं खड़ी हिंदी में बोले काटा, बिल्कुल, और एक दूसरे के वोट को काउंटर किया, और इस तरीके से। लेकिन उसके बाद जो निकल के आया वो आया विकास का मुद्दा, और विकास से प्रभावित लोगों ने, जो फ्लोटिंग वोट है, फ्लोटिंग वोट किन किन बातों को लेकर, और उसका फ्लोटिंग वोट छोटी छोटी बात पे फ्लोट कर जाता है, उसका किसी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता, तो उसने विकास के मुद्दे पर अगर माना होगा मनोज चौधरी को, तो विकास के मुद्दे पर मनोज चौधरी को वोट देके आया होगा, क्योंकि वो तो किधर भी नहीं होता। बिल्कुल, तो फ्लोटिंग वोट ने कमाल दिखाया हार्ट पिपलिया में, और 4000 समथिंग की जीत, 4200 के आसपास की जीत, वो ये पिछली बार से बहुत कम, मतलब सोचना पड़ेगा मनोज चौधरी को भी कि पिछली बार 4000 पे कैसे, पिछली बार 13,000 4,500 के समथिंग, 4,000, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन विकास के तौर पर आपने जो काम किया उसने निश्चित तौर पर वहां पर
राजवीर को कुछ पीछे धकेला। बिल्कुल। तो ये तो हाट पिपलिया का भी आकलन ये था कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है ये कहा जा रहा था, लेकिन सोनकच्छ में हमने कांटे की टक्कर नहीं बोली थी। वहाँ 3 मंडल जो 3 ब्लॉक वो पीछे जा रहे हैं और 1 ब्लॉक वो ले रहा है, और एक इतने बड़े नेता को हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हार जाओ या हार गए, ये तो इशारा ही काफी होता है कि जब ये कहा गया तो इसका मतलब क्या है। तो ये हुआ कुल मिला के 5 सीट का एनालिसिस आपने किया कि आपने किस तरह से तय किया था कि ये 5-0 होगा। अंत में हम एक बात कहना चाहते हैं कि अब आगे जो भी कुछ हो शिवराज ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि 167 सीट तक लेकर जाना, 167 सीट तक लेके जाना, और सबसे बड़ा एक आंकड़ा बता दूं मैं आपको अरविंद जी कि लगभग इतनी ही सभाएं की हैं शिवराज। 165 सभाएं, हाँ 165, तो इतनी 80 सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिल्कुल, तो इतनी ही सभाएं की हैं जितनी सीटें लाए हैं वो। और केंद्र में अब 2024 के जो चुनाव होना है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे जुझारू नेता की जरूरत है जो इतनी सभाएं करे, और लोकसभा भी ऐसे ही जीत दे। पूरे प्रदेश में नहीं, अब उनको पूरे देश में जाना हो। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है अरविंद जी, एक वो मुख्यमंत्री जो लगातार 15 साल रहता है, उसके बाद 5 साल के लिए और आता है, तो पूरा देश सुनना चाहेगा अब उनको कि वो शिवराज आएंगे तो क्या कहेंगे, इतने लंबे से उनका ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाएंगे ना वो तो जनता के बीच में। एक बात और अरविंद जी, अभी कई जगह ये बातें देखने को मिल रही हैं, कई जगह कई चैनलों में ये बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है, कोई कयास लगा रहा है, नहीं सॉरी कैलाश विजयवर्गीय, कोई कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगा रहा है, तो कोई नरेंद्र सिंह तोमर के लिए कर रहा है, तो कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कर रहा है, तो कोई प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री का भावी सब दावेदार बता रहा है। बिल्कुल, अब बड़ी मुश्किल हो गई, मंत्रिमंडल बनाना मुश्किल हो गया। लेकिन अरविंद जी मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरा आकलन कहता है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो एक बार फिर शिवराज सिंह पर भरोसा जताया जा सकता है, और वो जताया जाएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां तक हमारा अनुमान है, कोई कारण नजर नहीं आता शिवराज सिंह ही रहेंगे। कोई कारण नजर नहीं आता, कोई कारण नजर नहीं आता कि शिवराज मुख्यमंत्री ना बने। एक इतनी मेहनत और फिर कमिटमेंट लेना, फिर मोदी ने कहीं पर भी देखिए वो तो उनकी रणनीति का हिस्सा था और जबरदस्त रणनीति काम करी मध्य प्रदेश में। समय रहते चेते हैं, समय रहते। छत्तीसगढ़ में लेट हो गए थे, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में क्या बहुत समय तक तो बीजेपी सुप्तावस्था में थी शायद, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था कि शायद हम जीत ना सकें, और वो बड़ी उत्साह नहीं था। वो तो बाद में जाके थोड़ा लेट वो स्टार्ट हुए, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में तो समय रहते रणनीति बना के ले आई, और बिल्कुल समय रहते उन्होंने चौके छक्के मारना शुरू किए, और वो चारों तरफ एक माहौल बनाना था, वो बना दिया, अंडर करंट पैदा कर दिया, तो कंपैरिजन भी पैदा कर दिया, कंपैरिजन जनता के बीच में डाल दिया, क्योंकि दोनों के घोषणा पत्र कमोबेश सेम थे। तो बीजेपी ने बड़ी चतुराई से उनको अपनी पिच में लाके और कंपैरिजन में डाल दिया कि चलो अब अपन कंपेयर करते हैं कि हमारी गारंटी के ऊपर तुम्हारा भरोसा ज्यादा होना चाहिए कि इनकी गारंटी। चलो इतिहास में चलते हैं, चलो 15 महीने पे चलते हैं, चलो देखो उन्होंने संबल बंद कर दी। ये तमाम चीजों को कांग्रेस समय रहते काउंटर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनके नेता बिखरे बिल्कुल नहीं, आत्ममंथन की जरूरत है। वो मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस देश में कि जनता, अरविंद जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसे लेकर लोग भाजपा पे ज्यादा भरोसा जताते हैं। जी जी, वो भरोसा क्या, वो तो उसकी विचारधारा का हिस्सा है ना। तो ये चीजें जो है, ये फैक्टर, अब कांग्रेस को इसमें आत्ममंथन की बहुत जरूरत है। और ये जो हमारा 5 विधानसभा सीटों का को लेकर जो एक हम त्वरित टिप्पणी देना चाहते थे वो हमने दी है। एपिसोड ये भी थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन हम जिम्मेदारी से बैठे थे, और निश्चित तौर पर इतना हो जाता है कि एपिसोड इसलिए क्योंकि जब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जिम्मेदारी है, हमको करना भी चाहिए। हम देवास में रह के देश की बात क्यों ना करें। और जब हम बात करते हैं राजस्थान की और तमाम तरह की, तमाम सीट्स की, अलग अलग अंचल की, तो इतना लंबा तो बनता है दोस्तों। आप लाइक जरूर कीजिएगा। ये सब चीज़ों के पीछे लगातार हम वन टेक ओके हैं, कहीं कोई एडिटिंग नहीं है, लगातार चले जा रहे हैं। और एक जैसे हम बात करते हैं, अरविंद जी एक बात और बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आप हमारा इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी देखिए कि देवास जिले से कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। ये भी है, हम एक बार इस मामले में भी हमारा एनालिसिस बहुत जल्द आने के आपको दर्शकों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे।
और देवास की सीट को लेकर हम कहें तो बात सही साबित हुई। हमारा भी स्पष्ट मानना था कि 40-45 हज़ार की जीत नहीं मिलेगी, पिछली लीड को ही रिटेन कर लें वो ही काफ़ी है। और इसके बाद दूसरा जो भी हम लोगों ने आपके सामने बात रखी मित्रों के बीच में, वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि दाएं बाएं बिल्कुल ठीक ही थी करीब करीब। और आप लोगों का जो हम लोगों को सड़क पे गली में चौराहों में मिलते समय जो आप लोगों की तरफ से फीडबैक मिलता है, जो आप हमें बताते हैं, उसी का तो एनालिसिस होकर फिर हम आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। राजस्थान में भी आप देखिए कि राजस्थान में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री राजस्थान में बताई जा रही थी बीजेपी की, बिल्कुल, लेकिन हो गई मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। और फिर छत्तीसगढ़ लगा हुआ था ना, मध्य प्रदेश ने राजस्थान को भी प्रभावित कर दिया ऐसा लग रहा है, और छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित कर दिया। धारा यहाँ से गई है। और राजस्थान में भी करीब कमोबेश 116-117 सीट पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। और उसके बाद वहाँ पर अन्य भी हैं काफ़ी तादाद में राजस्थान में। और राजस्थान में जो है वहाँ पर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भी देखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा पूरे देश का, देखिए छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक नेतृत्व बोल के चुनाव लड़ा। अब रमन सिंह है, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, कौन आएगा? वसुंधरा है। वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता था वो तो चाहती है 90-95 सीट पे आके बीजेपी रुक जाए ताकि अन्य के तहत मेरा कुछ वहाँ पे हो जाए। वो पूजा भी उन्होंने कल खूब करी है, खूब मंदिरों में गई हैं। और राजस्थान में तो वहाँ पर भी अब कौन सामने है, बालकनाथ आ रहे हैं या वसुंधरा आ रही है, बहुत सारी बातें हैं। और कई एक दो नेता और हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम वसुंधरा है। और मध्य प्रदेश में कमोबेश वही बात कह रहे हैं, लेकिन शिवराज ने खुद को साबित कर दिया है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि हम 8 की 8 सीटें 9 सीटों की गारंटी ली थी कैलाश जी ने, तो वो गारंटी उन्होंने भी पूरी कर दी है। तो उमर भी अपनी सीट जीत गए हैं। प्रहलाद पटेल भी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करवा चुके हैं। थोड़ा जबलपुर वैसे हार रहे हैं वो कांग्रेस वगैरह, वहाँ पर जबलपुर में प्रदर्शन कमजोर हो गया है। तो कुल मिला के अब देखा जाएगा, या तो नेतृत्व जाने मोदी, सबसे बड़ी बात होगा वही जो मोदी रची रखा तो वो अभी मध्य प्रदेश में है। लेकिन शिवराज का नाम सबसे आगे था, है और अभी भी रहेगा, क्योंकि वो सबसे अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर लाडली बहनाओं के बीच में अत्यंत लोकप्रिय शिवराज रहे हैं। तो कोई अभी तो कयास लगाने की जरूरत नहीं, वही आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये एपिसोड में आपके सामने ये दिलचस्प बातचीत रखी है। हम फिर से कहेंगे लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, पिछला एपिसोड भी और ये वाला एपिसोड भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे साथ बने रहे चुनावों के विभिन्न विश्लेषण में। दिलीप जी आपकी भी मेहनत को सलाम, और जो भी दर्शक अब हमको फीडबैक के तौर पे देंगे वो स्वीकार है। नमस्कार। नमस्कार।